Hey guys, welcome to part 4 of our lecture series of ethics and ये frameworks of ethics का part 4 है. So let's begin. हमने last lecture में teleological theories को end किया था. To summarize, हमने क्या पढ़ा था last lecture में? तो basically हमने पढ़ा था कि teleological theory जो है ends पे focus करती है and उसके 3 part होते हैं, types होते हैं, egoism, altruism, utilitarianism. एगोइज्म फोकस करता है सेल्फ इंटरेस्ट पे. ये सोसाइटीज इंटरेस्ट और अदर्स इंटरेस्ट, सोसाइटीज इंटरेस्ट, अदर्स इंटरेस्ट और ये मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल. ठीक है, तो ये हमने देखा था. आज हम देखेंगे डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, मतलब जिसको कांतियन थ्योरी भी कहते हैं, कांस पर्सपेक्टिव कहते हैं. गांधी जी इसके बहुत बड़े जो मानते थे, गांधी जी इस पर बहुत मानते थे इस थ्योरी में. तो चलिए शुरू करते हैं. डिओंटोलॉजिकल थ्योरी, सो बेसिकली कांतियन पर्सपेक्टिव्स को कहते हैं हम लोग. क्या है ये? मीन्स पे फोकस करता है एंड ये बोलता है कि कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है जो कोई भी एक्शन को राइट या रॉन्ग बनाते हैं, वो मोटिव या मीन्स होते हैं जो उसको राइट या रॉन्ग बनाते हैं. ठीक है, ड्यूटी बेस्ड एथिक्स कहते हैं इसको. एंड कांत ने ये भी कहा है कि फ्री विल इज़ द बेसिस ऑफ मोरालिटी. अब इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा वहाँ पर आप मोरली एक्ट कभी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक. समझ लीजिए कि ए एंड बी दो इंसान है. ठीक है, ए जो है वो एक बैंकर है एंड दोनों दोस्त हैं. ठीक है, बट प्रीवियस टाइम में इनके बीच एक फाइट हुई थी. अब बी जो है वो इस बैंक में उसका खाता खुला हुआ है, वो ए से मदद मांगने आता है. एंड क्योंकि ए का झगड़ा हुआ था बी से बहुत पहले पास्ट में, वो उसको याद रख के बी को बिठाता है और बोलता है कि मैं बस अभी बहुत काम है, बिजी हूँ, बाद में आपका काम कर दूंगा. तो बेसिकली ये इमोरली एक्ट करता है बिकॉज वो उसको परेशान करने के लिए ये चीज़ बोल रहा है. एंड वो इसलिए क्यों कर रहा है? बिकॉज उनकी फाइट हुई थी, उसका सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व था. सेल्फ इंटरेस्ट क्या था? रिवेंज. ठीक है, अब वहीं दूसरी तरफ एक सी नाम का बंदा आता है उसी बैंक में और उसको कुछ काम होता है बैंकर से, ए से. तो ए तुरंत काम कर देता है. क्यों? क्योंकि यहाँ कोई सेल्फ इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था. तो उनका यही कहना है कांत का कि जहाँ पर सेल्फ इंटरेस्ट होगा वहाँ मोरली एक्ट करना पॉसिबल नहीं है एंड जहाँ सेल्फ इंटरेस्ट नहीं होगा वहीं आप मोरली एक्ट कर पाएंगे. ठीक है, वहीं पर मोरली एक्ट कर पाएंगे. एंड गांधी जी इस थ्योरी में बिलीव करते थे, फर्म बिलीवर ऑफ दिस थ्योरी. गांधी जी वॉज अ फर्म बिलीवर इस थ्योरी में. इसलिए वो बोलते थे कि हमें इंडिपेंडेंस तो चाहिए जो हमारा एंड है, बट हमें वो नॉन वायलेंट मीन्स से चाहिए. बिकॉज अगर हम वायलेंस यूज करके इंडिपेंडेंस लेंगे तो वायलेंस क्या है? अनएथिकल प्रोसेस है या फिर अनएथिकल मीन्स है. हेंस हमारा पूरा एक्ट अनएथिकल हो जाएगा. तो ये पूरा इसमें ये है कांतियन पर्सपेक्टिव. अब हम देखते हैं कांतियन, इसमें एक टर्म है
कैटेगरिकल इम्पेरेटिव करके, ठीक है। कैटेगरिकल इम्पेरेटिव्स का मतलब क्या है? ऐसे कमांडमेंट्स जो आपको फॉलो करने इरेस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। मतलब कि भले ही सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है, मर्डर इज अनएथिकल irrespective of the situation of the situation, ठीक है। झूठ बोलना हर सिचुएशन में गलत है, इसलिए यू शुड नॉट लाई वॉट एवर बी द सिचुएशन, शुड नॉट लाई वॉट एवर बी द सिचुएशन, द सिचुएशन, ठीक है। एंड इसी के लिए उन्होंने एक फॉर्मलाइजेशन दिया है, 2 फॉर्मलाइजेशन है इसमें, ठीक है। इसमें 2 फॉर्मलाइजेशन है जो हम देखेंगे अभी। पहला है यूनिवर्सलिटी फॉर्मलाइजेशन। उनका कहना ये है हमें इस तरह से एक्ट करना चाहिए कि अगर वो एक्ट को यूनिवर्सल बना दिया जाए तो हमें हमारे जनरल स्टैंडर्ड को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कि इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है कि फॉर्मुलेट द मैक्सिमम ऑफ एक्शन, मतलब कि सिचुएशन एस में यू वुड एक्ट इन वाई वे, ठीक है। अगर सिचुएशन मतलब कि समझ लो आप थर्स्टी हो, ठीक है, सिचुएशन है। जब भी आप थर्स्टी होंगे आप पानी पियेंगे, राइट, पानी लेंगे। या फिर समझ लीजिए कि जॉब पे है आप, वहाँ पर आप 7 दिन की आपने लीव ली बिना बॉस को बताए, विदाउट टेलिंग बॉस। सिचुएशन है, ठीक है। और आप बॉस ने आपसे पूछ लिया आप कहाँ थे 7 दिन, तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तो आप हमेशा ट्रुथ ही बोलेंगे। मतलब इन एवरी सिचुएशन एस यू वुड एक्ट इन अ वाई वे, आप चेंज नहीं करेंगे। आप सिचुएशन टू सिचुएशन अपना जो प्रिंसिपल है वो कभी चेंज नहीं करेंगे। मतलब ऐसा एक फॉर्मुलेट कीजिए मैक्सिमम ऑफ एक्शन कि इन सिचुएशन एस आप वाई तरीके से एक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब अगर कि आपको सच बोलने का मौका आया, ऐसी कोई सिचुएशन आई जहाँ आपको सच या झूठ में से चूज करना है, तो आप हमेशा सच ही बोलेंगे। दूसरा है, सेकंड स्टेप है जो आपने मैक्सिमम किया, ये उसको यूनिवर्सलाइज कीजिए। मतलब कि everyone would act in Y way in situation S, ठीक है। अब समझ लीजिए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपने पहला मैक्सिम फॉर्मुलेट किया, इसको एक नेगेटिव तरीके से लेते हैं कि जब भी आपके पास कोई टेंडर आया, समझ लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफिसर है, आपके पास टेंडर आया, आप ब्राइब लेके वो टेंडर पास कर देंगे हर सिचुएशन में। अब इसको यूनिवर्सलाइज कीजिए कि हर कोई ये करेगा सिचुएशन में, हर कोई यही चीज़ करेगा हर सिचुएशन में, ठीक है। फिर डिटरमाइन कीजिए जो आपने यूनिवर्सलाइज किया है कि जो हर गवर्नमेंट ऑफिसर है वो हर टेंडर को ब्राइब लेके ही पास करेगा, वेदर वो सेफ है या नहीं है वो देखे बिना। फिर डिटरमाइन कीजिए कि जो यूनिवर्सलाइज किया है आपने मैक्सिम को, क्या ये यूनिवर्सल लॉ बन सकता है। अगर ये होने लगा कि हर कोई ब्राइब लेने लगा तो क्या सेफ्टी बनी रहेगी? बिकॉज अगर उसमें से ऐसा एक टेंडर निकला जो सेफ नहीं है, समझ लीजिए रोड कंस्ट्रक्शन जिसमें
सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया है? क्या वो रोड सेफ है चलाने के लिए? तो कभी ना कभी जो चीज़ आपने की, आपने ब्राइब लिया एक टाइम पे, वही टेंडर समझ लीजिए, वही घूम फिरा के जो रोड बनाया उसी कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, आपकी गाड़ी उसी रोड पे स्लिप हो गई तो घूम फिरा के आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए कभी भी जो भी आप प्रिंसिपल बनाए अपने लिए, उस प्रिंसिपल बनाइए, उसको मैक्स मतलब उसको यूनिवर्सलाइज कीजिए और चेक कीजिए कि क्या उसको यूनिवर्सल लॉ बना जा सकता है। अगर यस तो आप वो एक्शन कीजिए, अगर नो रिजेक्ट दैट एक्शन। हेंस ब्राइब लेना बंद कर दीजिए। एक और एग्जांपल समझते हैं इसको। समझ लीजिए आपने मैगजीन बनाया अपना, आपने मैगजीन बनाया कि आपको झूठ बोलना बहुत पसंद है। यू लाई टू एवरी वन इन एवरी सिचुएशन, यू लाई टू एवरी वन इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, अब इसको यूनिवर्सलाइज कीजिए कि सब लोग यही एक्शन करेंगे। एंड आपके अंदर जो एक क्लर्क काम करता है, तो आपने योरसेल्फ आपने उससे पूछा कि ये फाइल, आपने उसको बोला था कल परसों कि ये फाइल सबमिट कर देना, बिकॉज अगर वो सबमिट नहीं हुई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, और आज आप आके पूछते हो क्लर्क से कि आपने फाइल सबमिट की और उसने आपसे झूठ बोल दिया मैंने फाइल सबमिट कर दी, लेकिन वो अभी भी वही पड़ी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली उसने भी यही किया, उसने झूठ बोला। अब इस यूनिवर्सलाइज मैक्सिम को यूनिवर्सल लॉ बनाइए, मतलब हर कोई ये कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम आएगी। उसने आपसे झूठ बोला एंड नेक्स्ट दिन आपके सीनियर आके आपको फायर कर देते हैं इस बिना पे कि जो फाइल आपको दी गई थी सबमिट करने के लिए, जो आपने क्लर्क को बोली थी सबमिट करने के लिए, उसे सबमिट नहीं की और टाइम पे काम नहीं हुआ, तो क्या आपको वो अच्छा लगेगा? तो अगर वो आपको अच्छा लगता है तो आप झूठ बोलिए, आप अपना एक्ट कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको नहीं पसंद तो उसी वक्त झूठ बोलना छोड़ दीजिए। बिकॉज लाई को आपने पहले मैगजीन बनाया, उसको देखा यूनिवर्सलाइज करके कि सब झूठ बोल रहे हैं, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सब लोग एक दूसरे झूठी बोल रहे हैं कि बॉस पूछ रहा है काम हो गया, वो बोलता है नहीं हो गया, लेकिन नहीं हुआ होता। वो अपने क्लर्क से पूछता है, छोटे जूनियर से हो गया, वो बोलता है नहीं हुआ। अगर हर जगह हुआ तो जो पूरी मशीनरी है वो केओस में पड़ जाएगी, केओस हो जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए जब भी कोई एक्शन बोलो, उसको पहले एक्शन को डिटरमाइन करो, उसको बोलो कि क्या हर कोई अगर हर सिचुएशन में ये चीज़ करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद ये समझो कि क्या इसको यूनिवर्सल लॉ बना दिया जाए। अगर उस मैगजीन को बनाने से हैप्पीनेस आती है तो यस इट शुड बी मेड, अगर उससे सैडनेस आती है तो यस नो वी शुड नॉट डू दैट। जैसे ट्रुथ, अगर आप हर सिचुएशन में ट्रुथ बोलोगे ना, आपको भी पसंद है कि सामने वाला भी सच ही बोला है आपके साथ हमेशा, तो यस दैट एक्ट शुड बी डन, राइट। ट्रुथ बोलने का एक्ट शुड बी डन इन एवरी सिचुएशन। तो वही गांधी जी का कहना है कि अगर हर कोई वायलेंस करने लग जाए, ठीक है, तो लॉ एंड ऑर्डर की तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर का होने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। पीपल विल नॉट कम आउट ऑफ देयर होम बिकॉज ऑफ फियर। तो इसलिए कोई भी एक्शन हो उसको इन 3 पहलू में नापो। पहले उसको पहले अपने मैक्सिम को डिसाइड करो कि मैं किस तरह से एक्ट करूँगा, मतलब ये सिचुएशन में मैं इसी तरह से एक्ट करूँगा। उसको यूनिवर्सलाइज करो कि सब लोग वो कर रहे हैं, और ये देखो कि जो यूनिवर्सलाइज किया क्या वो हैप्पीनेस जनरेट कर रहा है, तो यस आप वो एक्ट कीजिए।
अगर सैडनेस जनरेट कर रहा है तो उसी वक्त स्टॉप कर दीजिए। तो आप कोई भी एक्शन है उसको इन 3 पहलू में लगा के देखिए। अगर वो पहले सिचुएशन को मतलब पहले इसमें रिजल्ट कर रहा है तो यस कीजिए आप, नहीं कर रहा है तो आप स्टॉप कर दीजिए। तो करप्शन हो या फिर ट्रुथ सच बोलना हो या फिर ऑनेस्टी को क्या बोलते हैं मानना हो या फिर पंक्चुअलिटी हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी, तो ये बेसिकली ये है फॉर्मलाइजेशन ऑफ क्या बोलते हैं यूनिवर्सल थ्योरी, जो बात करता है कि कोई भी चीज़ को अगर हमें देखना है कि वो एथिकल है कि नहीं है, कांट पर्सपेक्टिव से उसको यूनिवर्सलाइज करो, मतलब यूनिवर्सलिटी फॉर्मलाइजेशन। सेकंड है इसका फॉर्मलाइजेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब कि हाउ वी शुड ट्रीट अदर पीपल। एक बहुत फेमस लाइन है कि ह्यूमंस आर एन एंड इन देमसेल्व्स, बिकॉज इन टुडेज टाइम क्या हो रहा है, humans are being treated as means. Humans are being treated as means rather than ends. इसका मतलब क्या है, समझ लीजिए एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री का एंड क्या है, प्रॉफिट, और उसके मीन्स है उसके वर्कर्स, जो इस प्रॉफिट को अर्न करने में मदद करते हैं। लेकिन इस चक्कर में फैक्ट्री ओनर जो है वो कई बार ये भूल जाता है कि जो वर्कर्स है, जो मीन्स की तरह काम करे, वो इंसान है, ह्यूमन है पहले, एंड हेंस एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट्स। 12-12 घंटे काम कराना, वेजेस नहीं देना, एक्स्ट्रा ओवर टाइम के, ये सब चीज़ें होती। इसलिए कांट का कहना ये है कि हमें इंसान को कैसे ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने ये बताया कि कैसे ट्रीट करना चाहिए हमें, ठीक है। उन्होंने बोला है कि उनको मीन्स की तरह ट्रीट करना में कोई दोहराई नहीं है, कोई खराबी नहीं है, लेकिन वो कब है ये देखते हैं। 2 तरीके से हम ह्यूमंस को ट्रीट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को। एक सिर्फ मीन्स की तरह, जैसे मैंने बोला वर्कर्स के केस में, एंड हेंस क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है सामने वाले का। दूसरा है मीन्स विदाउट हर्टिंग देम, मतलब कि आप काम तो करा रहे हो, वर्कर्स यूज्ड एज मीन्स टू अचीव प्रॉफिट without forgetting their basic rights. बेसिक राइट्स क्या है, सेफ्टी। कई जगह तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं दी जाते, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ में जो वर्कर्स करते हैं उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होते। इसका सबसे बुरा एग्जाम्पल है हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग, जिसके कारण हर साल कई डेथ्स होती है। तो सेफ्टी, ह्यूमेन वर्किंग आवर्स, ह्यूमेन वर्किंग आवर्स मतलब आप मशीन की तरह काम नहीं करा रहे हो। वर्किंग आवर्स मतलब कि आप अगर एक्स्ट्रा काम भी करा रहे हो, एक्स्ट्रा मनी फॉर एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा मनी फॉर एक्स्ट्रा वर्क, ये होना चाहिए। इसको बोलते हैं ह्यूमन वर्किंग आवर्स टाइप थिंग, ठीक है। फिर डिग्निटी, आप उनको आप इंसानियत नहीं भूल जाते हो, ठीक है। सो बेसिकली इनका ये कहना है इस चीज़ में कि ह्यूमंस एंड्स है अपने आप में, दे आर नो मीन्स कि आप उनको इस बेरहमी से ट्रीट करो, ठीक है। एक एग्जांपल है, जैसे अगर हम ले, समझ लीजिए बी जो है वो एक मनी लेंडर है, सॉरी मनी लेंडर नहीं, बी जो है बेसिकली ए एंड बी का एग्जांपल लेते हैं। ए एंड बी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब ए के पास कुछ प्रॉब्लम आ जाती है पैसों की, मनी प्रॉब्लम,
ठीक है, और वो क्यों आती है? गैम्बलिंग की वजह से। अब ए जाता है उधार मांगने बी से, लोन, और क्या एक्सक्यूज देता है? माई वाइफ इज सिक, उसके ट्रीटमेंट के लिए। सिक, hence need money for her treatment। ठीक है, झूठ बोल के उसने पैसे लिए। अब इस केस में दिस इज अनएथिकल। वाई? बिकॉज ए इज यूजिंग बी एज मीन्स। ए इज यूजिंग बी एज जस्ट अ मीन्स, माध्यम कोई चीज़ अचीव करने का। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो वायलेट कर रहा है बीज राइट टू ट्रुथ, राइट टू ट्रुथ। और दूसरा क्या है, यहाँ पर एक और चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो बी है उसका एक प्रिंसिपल है, बेसिकली उसका खुद का एक मोरल प्रिंसिपल है कि आई डू नॉट लेंड मनी फॉर गैम्बलिंग। तो ए खुद के मोटिव को अचीव करने के लिए बी का इस्तेमाल कर रहा है सिर्फ बाय ब्रेकिंग हिज प्रिंसिपल, हेंस इट इज़ अनएथिकल। बट अगर समझ लीजिए गैम्बलिंग वाली प्रॉब्लम होती ही नहीं, ठीक है, सच में ये लोन ले रहा होता बिकॉज हिज वाइफ इज सिक, वाइफ सिक है, तो ये एथिकल होता, तो ये एथिकल होता बिकॉज वो बी को यूज़ कर रहा है मीन्स की तरह, लेकिन विदाउट वायलेटिंग हिज ओन प्रिंसिपल। जो उसका खुद का प्रिंसिपल है बी का कि वो गैम्बलिंग के लिए नहीं देता पैसे, बाकी आप किसी भी चीज़ के लिए लो, तो वो उसकी प्रिंसिपल्स की रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, हेंस अगर एक उसमें हमें इसको बोलना हो तो डिओन्टोलॉजिकल मतलब जो ये ह्यूमैनिटी वाला जो फॉर्मलाइजेशन है वो ये कहता है कि हम लोगों को हर समय यूज़ करते हैं, राइट? हम लोगों को हर समय यूज़ करते हैं, हमारे दोस्तों से हम मदद मांगते हैं वगैरह, तो क्या हर समय गलत है? नहीं, वो हर समय गलत नहीं है। उनका ये कहना है कि अगर हम उसको सिर्फ मियर मीन्स की तरह यूज़ करें, जैसे ए ने किया बी को जब उसने झूठ बोल के पैसे लिए, तो अनएथिकल है। ठीक है, लेकिन अगर आप मीन्स की तरह यूज़ कर रहे हो सामने वाले को, बट एट द सेम टाइम you recognize their humanity, recognize their humanity, you respect their principles, इस केस में उनका इस्तेमाल करना एथिकल है। अंडरस्टैंड? अगर सिर्फ मियर मीन्स की तरह यूज़ करोगे तो अनएथिकल है। अगर मीन्स के साथ साथ आप रिकग्नाइज कर रहे हो उनकी ह्यूमैनिटी को, आप उनके प्रिंसिपल्स, उनके वैल्यू सिस्टम को रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, उनको पता है कि आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, देन इट्स एथिकल। ठीक है, सो ये बेसिकली डिओन्टोलॉजिकल थ्योरी के बारे में है। इसका हम एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज़ इट्स मेरिट्स एंड इट्स डीमेरिट्स। अगर मेरिट्स की बात करें इसमें, तो पहला ही आता है कि इसका पहला मेरिट क्या है। इसका पहला मेरिट है कि मोरली इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, मोरली इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल पीपल। जैसे हमारे आर्टिकल 14 में एक प्रिंसिपल है ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। लॉ से बड़ा कोई नहीं। तो जैसे
कोई भी हो, सबके लिए एक ही पनिशमेंट है, सबके लिए एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है, ठीक है। तो वही ये चीज़ भी इंश्योर करता है, ठीक है। सो बेसिकली इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सबके लिए लॉ से बड़ा कोई नहीं है, वेदर रिच और पुअर, सबके लिए पनिशमेंट एक ही है। तो बेसिकली ये भी उसी बारे में बात करता है। इसका अगर सेकंड वो देखें हम, क्या मेरिट है इसका, तो बेसिकली emphasizes on what is moral right, emphasizes on what is morally right, ठीक है। एंड यूनिवर्सली बाइंडिंग है, इम्पार्शल है, वॉइस ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट क्रश्ड, वॉइस ऑफ माइनॉरिटी इज नॉट क्रश्ड, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है, स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू रूल्स, जो हर समय ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगर हर समय हम रूल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको कोई केस फाइल करना, या फिर कई बार ऐसे रूल्स होते हैं स्टेट्स में कि कोई सेक्शन लगाने के लिए आपको डीएम के पास जाना होता है, एंड तब तक जब तक वो डीएम के पास जाएगा, वहाँ से अप्रूवल लेगा वो पुलिस वाला कि उस सेक्शन 141 वगैरह किस इम्प्लीमेंट करना है कंट्री, क्या बोलते हैं, कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में, तब तक तो प्रॉब्लम ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम क्रिएटेड, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स फिर सामने आ जाते हैं। इतना लंबा प्रोसेस करेंगे, मतलब ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता आपको कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप फ्लेक्सिबल हो सकते हो, आप रूल्स को ब्रेक कर सकते हो अगर नीड ऑफ द आवर इज समथिंग एल्स रादर देन जस्ट फॉलोइंग द रूल्स। हेंस समझ लीजिए अगर कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है और उस केस में रूल्स फॉलो करके आपको पूरा सुपीरियर तक जाना पड़े परमिशन लेने के लिए फॉर एनी एक्शन टू बी डन, एंड इसको समझ लिए 1 दिन लग जाए परमिशन लेने के लिए, तो क्या इस केस में रूल्स को से अध्यय करना ज़रूरी है? बिकॉज इस 1 दिन में जब तक वो परमिशन लेने जाएगा, मॉब लिंचिंग में विक्टिम ऑलरेडी मर चुका होगा, ठीक है। और यही कारण है कि हमारे जो कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है, जो स्ट्रिक्ट एडहेरेंस करते टू रूल्स, उसके कारण क्या होते हैं, बहुत सारे डिलेज होते हैं, एंड हेंस जस्टिस इज समवॉट नॉट प्रोवाइडेड। अभी निर्भया वाला केस में भी बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू प्रोटोकॉल्स, रूल्स वगैरह, उससे क्या हुआ, जस्टिस डिले हो गया। निर्भया केस हुआ था 2012 में और उनको फांसी चढ़ाई गई लास्ट ईयर। जस्टिस डिलेड इज ऑल्सो जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिनाइड। इसको ये ध्यान में नहीं रखता कि वो फ्लेक्सिबल नहीं होता कि अगर इस सिचुएशन में अभी ज़रूरत नहीं है रूल्स को फॉलो नहीं करना, रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे तो ही बेटर रहेगा, वो चीज़ वो कंसिडर ही नहीं करता। कांतियन थ्योरी बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत एक्सट्रीम में बातें करता है, ठीक है। तो बेसिकली यही चीज़ है। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा,
हम पूरी कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्चुअल एथिक्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।